ना आज तो पता चल ही जाएगा। ठीक है, सबसे पहला पार्ट, ठीक है, सबसे पहला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलेंगे इक्विलॉन फॉर्म, इक्विलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, इक्विलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट का काम खत्म, डिटरमिनेंट में जितना होना था हो गया है। ठीक है, अब हम लोग को देखना है इक्विलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो किसी एक मैट्रिक्स का इक्विलॉन फॉर्म कैसा होता है, सबसे पहले आप वो समझ ले। हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं पहले, ताकि हम उसके बाद इसका स्टेटमेंट लिख सकें। देखिए, मान लीजिए जैसे हम 3x3 का बना रहे हैं, तो 3x3 का जब बनाइएगा तो फर्स्ट रो में स्टार्टिंग होना चाहिए 1 से। ठीक है, 1, उसके बाद व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता ए और बी। ठीक है, फिर उसके बाद 0 रहेगा, फिर 1, उसके बाद कुछ भी x, फिर रहेगा 0 और 0, उसके बाद कुछ भी आपके पास p है। बोलिए आप क्या सीखे? सॉरी, यहाँ 1, यहाँ 1, नॉट p, यहाँ 1। ठीक है, अभी आप क्या सीखे? तो डायगोनल का हर एलिमेंट डायगोनल ये वन रहेगा और लोअर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, रहेगा। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स तो 0 रहेगा सर। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 0 रहेगा। यानी ये अपर ट्रायंगुलर टाइप को दिख रहा है ना, अपर ट्रायंगुलर टाइप दिख रहा है। अब सुनिए, इक्विलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स किसको कहते हैं? इफ ए नंबर में each row started with non-zero number as equal to 1। ठीक है, कोई भी रो में अगर पहला नॉन जीरो नंबर आएगा तो वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। उसके बाद कुछ भी लिखा हो, देखिए जैसे फर्स्ट रो स्टार्ट हुआ 1 से, सेकेंड रो में जब नॉन जीरो आया, नॉट जीरो, सेकेंड रो में जब नॉन जीरो आया तो पहला क्वांटिटी क्या था? 1, और थर्ड रो में जब नॉन जीरो आया तो पहला क्वांटिटी क्या है? 1। तो हर एक रो का जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा बात, नंबर ऑफ जीरोस must increasing with increase in number of row, with increase in, थोड़ा अच्छा लिख दे इसको, रो नंबर। जब आप रो का नंबर बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ जीरोस भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। यानी कि फर्स्ट रो में अभी हमको क्या दिख रहा है? एक भी जीरो नहीं दिख रहा है। सेकंड में कितना दिखा? 1, बढ़ गया। थर्ड में कितना दिखा? 2, और बढ़ गया। तो क्या होगा कि जैसे आप R1 से R2 आएंगे, जीरोस बढ़ना चाहिए। जब आप R2 से R3 आइएगा, जीरोस बढ़ना चाहिए। कुछ ऐसा होता है अपने पास इक्विलॉन फॉर्म। ठीक है, इक्विलॉन फॉर्म, ये दो कंडीशन अगर कोई भी फुलफिल करता है मैट्रिक्स, तो उसको कहते हैं कि मैट्रिक्स का वो इक्विलॉन फॉर्म है। वो इक्विलॉन मैट्रिक्स नहीं कहलाता है। ठीक है, ये मैट्रिक्स का टाइप नहीं है। किसी भी मैट्रिक्स को इक्विलॉन फॉर्म में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स को उसके इक्विलॉन फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बशर्ते मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जब कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तो कैसे भी प्रोवाइडेड हो, उसको हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलॉन फॉर्म है। ठीक है, वो इक्विलॉन फॉर्म है। अब दूसरा एक वर्ड हम सामने ला रहे हैं, इट इज जस्ट अ कैरेक्टर, जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैट्रिक्स। अलग से हम इसको फिर से बताएंगे, मगर अभी जरूरत है तो थोड़ा सुन लीजिए। रैंक ऑफ मैट्रिक्स that will be equals to number of non-zero rows of echelon form of matrix। किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का इक्विलॉन फॉर्म निकालें, और इक्विलॉन फॉर्म में जितना भी नॉन जीरो रोज होगा, नॉन जीरो कहने का मतलब क्या होता है? तो जीरो नहीं होगा, सारा का सारा एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ जीरो होगा। ठीक है, सारा एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए। तो किसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स का अगर रैंक फाइंड करना है तो उसका इक्विलॉन फॉर्म निकालेंगे, उसमें नॉन जीरो रोज निकालेंगे, एग्जैक्टली उतना ही रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा। सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? किसी एक मैट्रिक्स का रैंक उसका एक प्रॉपर्टी होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो ये बताता है कि उसका डिटरमिनेंट उतने ऑर्डर पे कभी जीरो नहीं होगा। सुनिए क्या बोले, किसी भी एक मैट्रिक्स का जो रैंक होता है, ठीक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू n। इसका मतलब ये हो गया दैट इज
डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ n क्रॉस n नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ n क्रॉस n 0 नहीं होगा। अभी जैसे मेरे पास ये मैट्रिक्स है A और ये इक्विलॉन फॉर्म है A का, तो A का इक्विलॉन फॉर्म है, बताइए तो इसमें नॉन जीरो रोज कितना है? सर एक है। सर एक रो एक दो। row। ठीक है सर। सर 3 रो है। 2 रो। जीरो सर 3 रोज सर नॉन जीरो। यही होता है थोड़ा पहचानना और एक बात बोलना, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन A, जो मैट्रिक्स A बोले, Yes sir, दैट विल 3। बी 3। 3 समझे कितना है? Yes 3। sir। नॉन जीरो कहने का मतलब है ना, देखिए अब हमको मतलब लिखना पड़ेगा। नॉन जीरो का मतलब क्या होता है? नॉट ऑल एलिमेंट जीरो। सारा एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, कुछ नॉन जीरो होना चाहिए। तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो जो रो है वो नॉन जीरो रो है। समझ गए? नॉन जीरो रो का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर रो में सारा एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए एक साथ। ठीक है, तो अब कोई एक मैट्रिक्स इक्विलॉन है कि नहीं, पहला सवाल। तो आप यहां से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत? यस सर। Yes sir, 2 Non-zero कर। equal to दूसरा सवाल कि गिवन मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा। तो आप इक्विलॉन में कन्वर्ट करके, कैसे करते हैं हम अभी बताएंगे, इक्विलॉन में कन्वर्ट करके और उसका रैंक निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नो सर। नहीं। ठीक है, नो सर। अगर बाय द वे आपसे उल्टा सवाल पूछ ले कि किसी एक मैट्रिक्स का रैंक 3 है, किसी एक मैट्रिक्स का रैंक 3 है, तो बताओ उससे ऊपर का जो मैट्रिक्स होगा 4x4, उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा कि नहीं? फिर से सुनिएगा, सुना दे। किसी एक मैट्रिक्स का रैंक 4 है, किसी एक मैट्रिक्स का रैंक चलिए 4 है, तो बोला कि उसी मैट्रिक्स का अगर अपर फॉर्म लेते हैं ऑफ ऑर्डर 5x5, तो उसका डिटर्मिनेंट 0 होगा कि नहीं? नहीं होगा सर। 0 होगा। जीरो होगा। 0 होगा। Yes ठीक sir, है, उसके बड़ा होना जो zero। मैट्रिक्स का रैंक होता है, देखिए बात कैसे घुमा दिया जाता है। जो मैट्रिक्स का रैंक होता है ना, उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। ठीक है, जो मैट्रिक्स का रैंक होता है उतने ऑर्डर का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है, मगर उसके ऊपर के ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होगा। सर व्हाट अबाउट नीचे वाला? नीचे वाले के बारे में कोई कमेंट नहीं। ठीक है, अगर आपसे ये बोल दिया, जहां आप फंसे वहां मेरा एक स्टेटमेंट निकल गया। अगर आपसे ये बोल दिया कि इफ रैंक ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल्स टू 3, तो वैसे केस में देन डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A ऑफ ऑर्डर 4x4 which is extended form of B इक्वल टू 0। ठीक है, अगर B का बोल दिया है कि रैंक 3 है, तो उससे ऊपर के ऑर्डर का अगर कोई भी आप मैट्रिक्स लेते हैं, उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा? 0। हम आपको एक सिंपल सा छोटा सा यहाँ पे ना एग्जाम्पल दिखाते हैं, देखिएगा। मान लीजिए जैसे ये 3x3 है और हम इसको बनाना चाहते हैं 4x4, तो क्या करेंगे? 1 2 3 4 0, फिर 0 1 AB, फिर उसके बाद 0, फिर 0 1x, फिर लिखेंगे 0 0 0 और 1। बोलिए 4x4 का मैट्रिक्स ऐसे बनेगा इसके बेसिस पे? यस सर। यस सर। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट रो क्या 0 है? हाँ Yes सर। sir। तो ये 4x4 का आया, इसका डिटर्मिनेंट कितना होगा? 0। जीरो सर, जीरो। ठीक है, बस यही बात है। कभी सीधा क्वेश्चन पूछेगा रैंक क्या होगा, कभी रैंक दे देगा और उसके बेसिस पे उल्टा क्वेश्चन पूछेगा। दोनों के लिए तैयार रहिएगा। ठीक है, रैंक के बेसिस पे मेन में क्वेश्चन रहता है, एडवांस में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, और इक्विलॉन फॉर्म के बेसिस पे में भी क्वेश्चन आ सकता है। मगर आप तो ये देख लिए ना कि इक्विलॉन फॉर्म निकलता है तो हम रैंक निकाल सकते हैं। रैंक निकालने का एक ही मेथड नहीं होता, मगर रैंक निकालने के 3 मेथड में से एक मेथड ये भी है। ठीक है, तो रैंक निकालने का जो भी मेथड होता है उसमें से एक मेथड ये भी है, इसलिए इक्विलॉन फॉर्म आपको आना चाहिए। अब सवाल रहा सबसे इंपॉर्टेंट कि किसी एक मैट्रिक्स का इक्विलॉन फॉर्म कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो आपको ये बात बता दिया जाए यूजिंग रो
or column transformation, using row or column transformation, we can form echelon form of matrix of given matrix. कोई एक मैट्रिक्स दिया है, उसका हम इक्विलॉन फॉर्म आराम से बना सकते हैं अगर हम उसमें रो या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर दे तो। ठीक है, तो अपने पास टारगेट तो सेट है ना। क्या टारगेट सेट है? हर एक रो 1 से स्टार्ट होना चाहिए अगर नॉन जीरो है तो। अगर मेरे पास नंबर ऑफ जीरोस का बात आएगा तो जैसे जैसे नीचे आएंगे R1 से R2 से R3, वैसे वैसे नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करना चाहिए, नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज करना चाहिए। बस वही चीज है, उसको टारगेट बना के रखना है। क्वेश्चन ले रहे हैं जिसमें कि कन्वर्जन करेंगे। मान लीजिए हमसे ये बोला कि एक्सप्रेस इन इक्विलॉन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 5 3, मान लीजिए यहाँ पे लिखा है -2 0 और 1, और यहाँ लिखा हुआ है -3 1 और -5, ऐसा कुछ। ठीक है, कुछ भी। हम आपको सबसे पहले एक आध टारगेट दे दे, देखिएगा टारगेट क्या है ना, शुड बी वन। ठीक है, शुड बी वन। दूसरा टारगेट मेरे पास क्या है? दूसरा टारगेट मेरे पास है कि ये यहाँ 1 होना चाहिए। तीसरा टारगेट है यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, लाने का कोशिश यही करेंगे। अगर 0 आएगा तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, लाने का कोशिश यही करेंगे, यहाँ 1 और कहाँ 0, -2 यहाँ 0 चाहिए, -2 -3 यहाँ 0 और यहाँ 0। टारगेट सेट, ये हो गया अपना 0। ठीक है, और उसके बाद ये हो गया कितना अपना 1। ये बस उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को काम करना है। जो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, लगाएंगे। ठीक है, अब मेरी तरफ से एक सजेशन, अगर हम आपसे ये बोले कि 2 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दे, क्या चलेगा? ना, ऐड कर दे, क्या चलेगा? ऐड कर देंगे सर। हाँ, तो हम ये लिखेंगे, पहला स्टेप मेरा, सबसे पहला स्टेप मेरा R1 चेंजेस टू, एक बार में एक ही टारगेट रखिएगा। ठीक है, R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग बोलेंगे कि मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट, अब नॉट इक्वल टू, क्योंकि आप चेंज कर रहे हैं, तो इट इज इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट टू कितना? R1 प्लस R2 की है -1, फिर उसके बाद 6, उसके बाद क्या है अपने पास? R3 ना होगा सर? वही तो सर, R3 ना होगा। 1 6 और यहाँ -2। इस जगह पे -2 0 1 जैसे था वैसे रह गया, -3 1 और -5 जैसे था रह गया, खत्म। अब हमको यहाँ क्या चाहिए था? 1 चाहिए था। एक बार में एक R2 कर देंगे सर। तो अगला स्टेप क्या बोल के कर दिए हैं कि R1 चेंजेस टू -1 इंटू R1। ठीक है, -1 इंटू R1। तो वैसे केस में आपको पता है कि जो भी माइनस प्लस या कांस्टेंट निकलेगा हमको उससे कोई मतलब नहीं, इसलिए हम इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं, हम इक्वल टू नहीं ले रहे हैं। देख रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा माइकल जैक्सन बना हुआ है, ये इक्वल टू। ठीक है, ये इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, तो इस जगह पे मेरे पास क्या आएगा? 1, फिर -6 और यहाँ 2, फिर उसके बाद कितना? -2 है, 0 है, 1 है, -3 है, 1 है, -5 है। सही। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा यहीं पे अगल बगल में ही बात कर लेते हैं, ज्यादा नीचे क्या जाएंगे। हाँ, अब अगला स्टेप अगर कुछ करना है तो बोलिए, टारगेट आपका क्या सेट है? 0 की जगह पे सर 1 लाएंगे सर। 0 की जगह पे 1 सर। सर 0 की जगह 1 लाना है। अब यहाँ पे हमको क्या लाना है? 0 0 तो पहले इसको टारगेट करते हैं ना 0। कैसे 0 आएगा? सर C2 प्लस C3 करेंगे सर। C2 को C2 सर R1 प्लस R2 कर देंगे सर। हो सकता है। देखिए तो आ रहा है, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2 R1 है भाई। आ रहा सर। तो इट इज इक्विवेलेंट टू ऊपर का 1 -6 और 2 रह गया, यहाँ पे 0 आ गया। R2 में 2 R1 कर रहे हैं, R2 में 2 R1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो -12। R2 में 2 R1 कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं, तो 5।
और उसके बाद -3, 1 और -5 हो गया। मगर हमको अब इस प्लेस पे क्या चाहिए था 1। कैसे आएगा 1? डिवाइड कर देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किए थे ना, वहां डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डी नंबर स्टेप मेरा क्या कहता है कि R2 डिवाइड करेंगे और R1 से माइनस कर देंगे। ना कुछ नहीं करेंगे। R2 चेंजेस टू, सिंपल ऐसे करेंगे ना, R2 डिवाइडेड बाई -12। क्या दिक्कत है इसमें मिनाल? नहीं तब ठीक। हाँ, कर देंगे सर। ठीक है, तो यहाँ 1 -6 और यहाँ 2 आ गया। इस प्लेस पे 0 हो गया, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग 0 होगा। -12 बाई -12 1 हो गया, और 5 बाई -12 तो -5 बाई 12 हो गया। उसके बाद -3 है, 1 है और -5 है। खत्म, 2 टारगेट हो गया ना अपना। ठीक है, अब ये टारगेट है मेरा 0। बोलिए कैसे 0 आएगा? ये टारगेट है। सर फिर डिवाइड कर देंगे सर, वो 0 लाना है सर। 0 लाना है। मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना। देखिए तो जो लिखे ठीक लिखे हैं। 3R1 बिल्कुल सही। यस R3 तो लगा दें 1 -6 2, फिर उसके बाद 0 1 -5 बाई 12। उसके बाद ये आ गया 0 अपने पास। फिर बगल वाला जो है तो 3R1 -18 प्लस R3 -17। फिर उसके बाद इस प्लेस पे 3R1 यानी 6 और प्लस R3 ये 1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब बोलिए, अब टारगेट ये है ना 0, अच्छा तो अब बस एक ही 17 टारगेट नहीं आएगा। -17 को 0। 17 से 0 कैसे आएगा? 17 से 6 3 जा 18 सर। R1 को 3 से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर देंगे R1 सर R2 को अगर करे तो 17 से, तो सर 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, फिर हाँ R2 सर प्लस R2 को ठीक हाँ, ठीक ठीक 17 और एकदम 2 ठीक आप बोले। कहने का मतलब है आप बोल रहे हैं R3 चेंजेस टू 17 टाइम 17 R2 और उसमें प्लस कर देते हैं R3, यही ना? यस यस सर सर ठीक है, तो इट इज इक्विवेलेंट टू 1 -6 2 0 1 -5 बाई 12। और फिर उसके बाद यहाँ पे 0 आएगा, इस प्लेस पे 0 हो गया, और यहाँ पे 17 टाइम R2 और प्लस R3, तो ये कितना -85 बाई 12 प्लस 1, तो -85 और प्लस 12 कितना हो जाएगा 73, -73 बाई 12 हो गया। अच्छा अब यहाँ पे चाहिए 1, कैसे आएगा? तो 0 लाने के चक्कर में वहां 1 का है, वहां 1 हट गया। सर हम ही ठीक कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मल्टीप्लाई 73 मल्टीप्लाइड बाई R3 क्या बोलते हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ सर वही बात हुआ कि -73 बाई 12 से डिवाइड कर देंगे। यस सर उल्टा तरीके से। बस वही चीज लिखा हुआ है। तो मेरे पास मैट्रिक्स ए जो बोल रहा था इट इज इक्विवेलेंट टू, क्योंकि अब हम फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुके हैं इसलिए ए का नाम ले लिए, -6 2 फिर 0 1 -5 बाई 12, नीचे में कितना 0 0 और 1। चलिए देखिए इट इज द इकेलॉन फॉर्म, क्या बोलते हैं, सही है? यस ठीक है, यस सर ये इकेलॉन फॉर्म हो गया। हर एक रो जब स्टार्ट हो रहा है तो 1 से ही स्टार्ट हो रहा है एज नॉन जीरो, और ऊपर वाले में एक भी जीरो नहीं, फिर एक जीरो है, फिर उसके बाद 2 जीरो है। तो वैसे केस में क्योंकि मेरे पास नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना है 3 3 है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, इट इज इक्वल्स टू रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। समझ गए कैसे इक्विलॉन में कन्वर्ट करना है? ठीक है, यस ये तो बोर्ड के लिए है ना सर, ये अलग से? नहीं बोर्ड को इससे कोई लेना देना नहीं, ये कंपटीशन के लिए। कभी कंपटीशन में सुने होंगे ना कि कोई क्वेश्चन होता है जो बहुत लेंदी बनता है। हाँ सर यही सब। यस सर। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन 2 मिनट में बनने वाला है नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन को जब आप शॉर्टकट तरीके से बनाए, उसका जो टाइम बचा वो आप लाके यहाँ पे खर्च करते हैं। समझ में आ रहा है? यस सर ठीक है, तो यही चीज आपको देखना है। क्या कैसा अभी है ना मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, इसके बाद केमिस्ट्री होगा, ठीक है 3:30 बजे से। हाँ देखिए, तो ये अपने पास रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक आपसे पूछेगा तो हम कभी सजेस्ट नहीं करते ऐसे बनाने के लिए, मगर बाय द वे आपके क्वेश्चन में अगर दे दिया, कहां पे देगा, असर्शन रीजन में देगा। अगर आपके असर्शन में दे दिया कि द इक्विलॉन फॉर्म ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए विल बी इतना,
तो स्टेटमेंट 2 या रीजन में आपको दे देगा, ठीक है, कि रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू 3। तो बोथ आर करेक्ट, बट सेकेंड वन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट रैंक से आप नहीं निकाल सकते इक्लोन, ठीक है, रैंक से आप इक्लोन नहीं निकाल सकते, ठीक है, तो वो वैसे देगा आपको। तो एटलीस्ट आपके पास जानकारी होना चाहिए। या कभी कभार कोई मैट्रिक्स दे दिया और 4 ऑप्शन दे दिया कि इट्स सुटेबल इक्लोन फॉर्म विल बी, ठीक है, तो इक्लोन फॉर्म अगर वो नाम मेंशन कर दिया ना, तो हर एक ऑप्शन में वो जरूर सेटिस्फाई कराएगा कि पहला नॉन जीरो 1 हो और नंबर ऑफ जीरो इंक्रीज कर रहा हो, ठीक है। अच्छा, एक बस ऐसे ही डिस्कशन वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब ये थ्योरी का पार्ट नहीं है, रफ बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है, जस्ट डिस्कशन का पार्ट है। सोच के बोलिएगा, ये वाला जो अभी हम लिखने जा रहे हैं या लिख रहे हैं, ये जो है ये इक्लोन फॉर्म है? नो सर। नहीं है सर, नहीं सर, नो सर ये नहीं है सर, नन जीरो कहाँ है? ये इक्लोन फॉर्म है। आप अभी काशिफ क्या बोले कि सर इसमें नॉन जीरो कहाँ है? ऊपर में Non-zero। स्टेटमेंट क्या बोला? अगर किसी रो में अगर किसी रो में नॉन जीरो वैल्यू आता है तो वो स्टार्ट होगा 1 से। इसमें तो नॉन जीरो आया ही नहीं, ठीक है, तो 1 का सवाल नहीं उठता। क्या आप R2 और R3 का कॉन्सेप्ट समझे? यस सर, ठीक, यस अब फर्स्ट वाले में देखिए, पहले जीरो, नॉन जीरो नंबर 1 है, ये भी सेटिस्फाइड ना, ठीक है। यस सर, हाँ अच्छा, हाँ। अब देखिए R1 में कितना जीरो, एक सर, R2 और R3 में कितना जीरो, तीन 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 तीन। तो ये इंक्रीजिंग है, नो नहीं सर, है इंक्रीजिंग 2 3 कहाँ होगा? इंक्रीजिंग है, आज तो होगा सर 1 से ही ना होगा सर, वो तो 0 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है सर। सेकंड और थर्ड रो मतलब 0 है तो कुछ नहीं होगा, बट सर अगर स्टार्ट होगा तो वो तो सर 1 से ही होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं। बोला क्या था आप, वही है, हमको स्टेटमेंट में समझाना होता है, 2 ही स्टेटमेंट होता है, ठीक है। देखिए क्या बोला, ईच रो स्टार्टेड विथ नॉन जीरो नंबर एज इक्वल टू 1। जब नॉन जीरो आएगा तब 1 का डिमांड करेंगे, समझे सुभजीत? यस सर, सुभजीत बोल ही नहीं रहा, सुभजीत कंफ्यूज हो गया सर, सही बोले, कंफ्यूज हो ना गया। ना ना, क्या बोला है कि अगर किसी रो में नॉन जीरो नंबर आता है, यानी जीरो छोड़ के कोई नंबर आता है, तो वो पहला नंबर 1 होना चाहिए, समझे मिनाल? हाँ वो समझ गए सर। वो समझ गया। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास, क्या ये नॉन जीरो नंबर है? नहीं है सर, ये नॉन जीरो नंबर है? न अरे ये तो Yes, नॉन जीरो है रे भाई। मतलब जीरो को छोड़ के है तो अच्छा। है सर। तो जब नॉन जीरो आएगा तब जाके हम बोलेंगे कि 1 चाहिए। रुकिए, हम समझ गए कहाँ झमेला है। तो मतलब 0 की जगह कुछ और आया तो वहाँ पे 1 होना चाहिए। बोलिए, क्या ये इक्लोन फॉर्म है? नो सर, नो सर, नहीं है। सर को स्टार्ट हो रहा है पहला रूम। हाँ, तो 2 देखिए से चालू साहिद अभी होगा। कितना start हो। सुंदर सा बात बोला कि सर जब नॉन जीरो आया तो वो 1 से नहीं स्टार्ट हो रहा है, वो 2 से कितना हो है? रहा है। 2 है। 2 तो है। यही हम yes. बोल रहे हैं कि जीरो का तो काउंटिंग ही नहीं करना है। ओह जब सर जीरो समझ के गया, अब बाद हम कोई समझ नॉन जीरो गए। आए, दैट मस्ट बी 1। अभी समझे? तो और दिए सर एग्जांपल, एक तो और दिए, अब फिर हम बताते हैं। हाँ सर, है सर इक्विवेलेंट फॉर्म। सर नहीं है 2 के सर। कारण नहीं है सर, नीचे नहीं वाला है 2 वहाँ पे 2 हाँ सर, नीचे 2 वहाँ नहीं पे है। 2 के कारण से लास्ट देखिए मिनाल, ये सेटिस्फाइड, जीरो के बाद जो नॉन जीरो मिला, जो पहला नॉन जीरो मिला, 1 नहीं। पहला नॉन जीरो मिला, वो 1 सेटिस्फाइड, मगर क्या पहला नॉन जीरो आपका 1 है? अब समझ गए सर, अब नहीं है। नॉट सेटिस्फाइड। अब ठीक है, अब ठीक। आप ठीक है? हाँ सुभजीत, अभी तक हाँ। आप ठीक नहीं बोले। सर ठीक है सर, इसका आंसर हम दिए थे सर, जो अभी क्वेश्चन पूछे थे, समझ गए सर अच्छे से एकदम। ठीक है, यही चीज बोल रहा है कि जब जीरो के बाद नॉन जीरो होगा तो वो क्या होना चाहिए? वो हमेशा क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। वो 1 होना चाहिए, ठीक है। कौन अभी फटाक से घुस गया, हमको देख भी नहीं पाए हम। अच्छा सर है, ठीक।
देखिए यही चीज है अपने पास कि जो पहला नॉन जीरो नंबर होगा वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। पहला One नॉन जीरो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यही बात अभी यस हो सर रहा है। समझ गए। चलिए ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे 1 है, मान लीजिए अब ये 1 हाँ है, तब है सर, अब अब है satisfied? अब है यस सर सर अब अब है है साइकिल ऑन फॉर्म। ठीक है, ये सर। एक सेटिस्फाइड। रैंक एक बोलिए एग्जांपल इसका, और दे दीजिए। इसका रैंक 4 सर 4। तो 3 3 है ना सर, नंबर ऑफ यस सर रैंक 3 है। 9 रो 3 हम है। क्या करें, ठीक है, ये ना बोल रहा था 4 है। अच्छा इसका इसका रैंक बताइए। 1 सर इक्विलॉन फॉर्म है ही नहीं तो रैंक। हाँ, तो किसका नॉट सर डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। सर कौन सा वाला सर? ये यहाँ पे जो लास्ट में लिखे हैं, सर हम फर्स्ट वाला कहाँ से यस सर देखते हैं? उसका नहीं होगा। रैंक नॉट डिफाइंड, रैंक नॉट डिफाइंड या नॉट कैलकुलेटेबल। आप यहाँ 1 ला ही नहीं सकते, ठीक है, आप यहाँ 1 ला ही नहीं सकते। आप कुछ भी करके देख लीजिए ना, सोच लीजिए आप, आपके पास मान लीजिए 15 सेकंड है आपका है, आप सोच लीजिए तो यहाँ 1 कैसे लाइएगा। 2 से डिवाइड कर हाँ। पॉसिबल। हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, हम आपको बता रहे हैं ना, मैथमेटिक्स में कुछ भी कर सकते हैं, बस थोड़ा सोचना है। सामने वाले के बात पे तो भरोसा ही नहीं करना। अगर हम चाहे तो मैथमेटिक्स में कुछ भी कर दें। 2 कर तो देंगे यहाँ 1 लाना है तो क्या करेंगे, R1 चेंजेस टू R1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यस यस सर। अच्छा अगर मान लीजिए कि इसको डिवाइड कर दिए, ठीक है, अभी ये है ना नॉट इक्विलॉन है, मगर इक्विलॉन में कन्वर्ट होगा, और अगर इक्विलॉन में कन्वर्ट होगा तो रैंक कितना होगा, 3 सर। 3 सर 2 होगा ना। 2 कैसे? तीसरा अरे तो नॉन जीरो रो है। कितना है रे भाई, नॉन जीरो। सर 2 सर 2 सर 2 है सर। अरे सब Yes, sir. ब्लंडर किए हुए यार, ठीक है। नॉन जीरो रो का मीनिंग यहाँ लिखा हुआ है, नॉन जीरो रो का मीनिंग लिखा हुआ है, हाँ सर। नॉट ऑल एलिमेंट्स, ठीक है, यही बात है। सर एक एग्जांपल और दीजिए। पहले ये अब हुआ, सर 2 कैसे हो गया सर? हाँ हाँ 2 कैसे हुआ अभी हम समझा रहे हैं ना, पहले तो थोड़ा याद करा रहे थे। देखिए कैसे, इन केस ऑफ इट्स इक्विलॉन, जब इसका इक्विलॉन बन जाएगा, तो जब इसका इक्विलॉन बन जाएगा तो बना के थोड़ा हम दिखाते हैं आपको, ठीक है। अभी अभी बात हो रहा था ना, डिस्कशन हो रहा था ऊपर वाले का, यस सर 2 तो से 2 से डिवाइड। डिवाइड करके 0 1 और ये 7/2 हो जाएगा, फिर उसके बाद Yes. 0 0 1 हो जाएगा और 0 0 0। बोलिए तो कितना रो ऐसा है जिसमें सब 0 है, एक रो है। एक रो ऐसा है जिसमें सब 0 है, और कौन सा रो है Yes. जो कि नॉन जीरो है, यस समझ तीसरा वाला गए। सर। बस है, मतलब रैंक 2 होगा। हाँ तो ये R1 नॉन जीरो है, और क्या R2 भी नॉन जीरो है। यस सर। हाँ Yes, सर यस 2 और सर, R3 के बारे में क्या कमेंट करना चाहेंगे, सर सब 0 है। सब 0 ऑल 0। ऑल तो ये 0। 0 रो है, ये 0 रो है, समझ में आया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना, 2, रोज इक्वल दो टू सर। इक्वल टू रैंक। एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यस सर। ओके अभी क्लियर हुआ। हाँ सर हो गया। यस सर। एक एग्जांपल और दीजिए, सब चीज जो जो पूछेगा ऊपर हम वाला का सर 1 होगा ये रैंक, अच्छा ठीक फर्स्ट वाला का। ठीक हाँ सर फर्स्ट वाला कितना होना चाहिए? फर्स्ट वाला तो है, मान लीजिए 1 जैसे होगा। ये वाला अपने पास मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पे अभी भी है ना अंजलि एक डाउट में है, मगर वो कुछ बोल नहीं रही है। 2 और सर थोड़ा 1 और 5 हम बताएंगे वो कहाँ पे फंसी हुई है, ओके ना। 0 0 0 1 और यहाँ 0 0 0 और 0। ऑर्डर बोलिए मैट्रिक्स का, 4 क्रॉस 4 4 सर इक्विलॉन है सर, उसका रैंक 3 है। रैंक 3 रैंक 3 रैंक 3 होगा। इट इज इक्विलॉन है ना, ये इक्विलॉन रैंक 3 है, है सर। ठीक है, और इसका जो रैंक है वो कितना है, 3 है। समझ गए सर आप बहुत अच्छे से। अब आ गया सर। अब आ गया। देखिए अब पता आ है कोई कोई कहाँ फंसा हुआ होगा कि सर इसमें 4 कॉलम डाल दिए हैं और 3 रो डाल दिए हैं, इट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4, इट इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 4। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, तब तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ही नहीं तो नहीं हो। हाँ हाँ हाँ, हम आ रहे तुरंत, हम इसको बताएंगे। एक क्वेश्चन थोड़ा बनेंगे तो एक हम डिस्कस करेंगे फिर से एक बार हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मगर थोड़ा सा हमको 1 मिनट का एक काम है, ठीक है, थोड़ा बात करना है किसी से, कोई आए हुए हैं। आप इसका इक्विलॉन फॉर्म खुद से बनाइए, ठीक है, और उसके बाद इसका आप रैंक खुद से डिसाइड कीजिए। चलिए इतना काम कीजिए तो पहले,
ठीक है, 1-1.5 मिनट लगेगा। रैंक 2 आया। सबसे पहला चीज आपका ये जो एक्सप्रेशन हुआ है, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन आया है जिसको हम लोग कहते हैं इक्लोन फॉर्म, वो इक्लोन फॉर्म कितना आया था? सर 1 0 माइनस 3 0 1 2 0 0 0 1 1 minus 1 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 minus सर 0 0 1 सर मेरा अलग आया जीरो है। सर, मेरा तो मेरा भी जीरो अलग आया सर। वहाँ 1 है ये सर। 1 0 1 2 मेरा 0 भी 0 अलग 1 है। 1 1 minus 1 0 1 0 1 2 0 0 1। यस सर वही है। क्या यार जीरो आया है? नो सर। नहीं आया है। नहीं One सर। आया। यहाँ नो सर। नो ना। सर। नहीं सर। नो सर। क्या आया? नो सर। बाकी सब ठीक है। हाँ सर। मेरा यही नहीं आया सर -2 सर -2 नहीं आया सर -2। मेरा पूरा अलग है। कोई मेरा बात भी। नहीं, कोई बात नहीं, सुनिए, सर रो 3 में 1 नहीं होगा। अलग अलग स्टेप, अलग अलग चीज है। आप हमको ये बताइए, आपका जो भी आया है फर्स्ट रो में कितना जीरो है? तो कोई भी जीरो एक नहीं। भी नहीं, एक भी नहीं। एक जीरो है सर, एक नो जीरो। जीरो। सेकंड वाले में कितना जीरो है? सर एक जीरो, एक जीरो। 1 0। 1 0 सर। थर्ड रो में 2 जीरो। सर थर्ड में 2 थर्ड जीरो। रो में 2 जीरो। सर 2 जीरो। थर्ड में 3 आ रहा है। तीन जीरो। यार सर मेरा भी 3 वहाँ आ रहा है, वो ठीक है। जीरो होगा, 1 की जगह बाय द जीरो। वे अगर कोई ये एडजस्टमेंट कर सके कि यहाँ पे 1 आ जाए, तो शायद क्या यहाँ 1 नहीं आ रहा है, जीरो ही आ रहा है? यस सर, मेरा भी वहाँ 1 आ जीरो रहा आ है रहा सर। तो वहाँ पे 1 आ रहा है सर। जीरो आ रहा है उसे कर रहा है। है। सब बना दीजिए। नहीं, हम तो बनाएंगे मगर हम तो डिफरेंट टाइप से बनाएंगे, ठीक है। सर मैं 1 की जगह जीरो आ रहा है। तो 1 आ रहा है। सबसे पहला आ रहा है सर। क्या करते हैं कि सर आखिरी में R2 को माइनस कर दिए सर। R1 चेंज सर पहले हम प्लस किए। प्लस सर R3। R1 प्लस R2 किए थे सर R3 को। R1 प्लस Yes, sir, R3। R1 प्लस plus R3 किए R3 थे, उसके बाद में सर R1 उसके बाद फिर R3 प्लस R1 करेंगे, हो गया। ठीक, सही। फिर R2 को R2 प्लस R3। चेंजेस टू R1 प्लस R3 कर देते, दो काम एक साथ। यस सर। तो R1 में R1 प्लस R2 कितना आ गया मेरे पास? 1। 1 R2 2, फिर 1। R1 प्लस R2 1। फिर उसके बाद यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। R1 प्लस R3 अगर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। ठीक, इतना मान गए। अब यहाँ पे हमको ये तो हो गया, अब इस जगह पे चाहिए। हाँ, साहिद का कहना ठीक है, साहिद का कहना ठीक है। यहाँ पे क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है ना, दोनों आइडेंटिकल है, तो यहाँ पे आपका सबका सब 0 आएगा, सबका यस सब। सर, मेरा भी सबका सब जीरो। सर मेरा भी वही है। यस सर मेरा भी। सर अगर हम R3 को सर R1 प्लस R2 करते तब भी तो हो सकता था सर, तो फिर तो थर्ड रो में सर वो नहीं आएगा सर। सर R3 को R3 प्लस R1 करेंगे, उसके बाद फिर से R3 को R3 प्लस R1 करेंगे, तब तो दूसरा वैल्यू आएगा ना। रुकिए ना, हम सुन लेते हैं, आप क्या बोले? R3 को R3 प्लस R1 कर दें? हाँ सर, फिर जो आएगा फिर से हम लोग R3 को फिर से R3 प्लस R1 करेंगे, उसके बाद फिर आ जाएगा वही वाला। अब क्या करें? अरे आप तो क्या कर रहे हैं, बिगाड़ते जा रहे हैं यार, हम लोग 0 लाने के नहीं सर, मेरा तो दूसरा आया ना सर, हाँ? दूसरा आया ना। 1 1 -1 आया, 0 1 2 आया, फिर 0 0 1 आया ना, तब तो वैसा काम हम नहीं करेंगे। मेरा जो मैट्रिक्स हमको दिख रहा है, हम वैसा काम करेंगे ना। तो यहाँ पे R3 सर हम एक बार R3 को R3 माइनस R2। R3 माइनस R2, बस यही करेंगे। और हमको अब कुछ नहीं दिख रहा है, अगर आपका कुछ आया हुआ है तो वो गलत है। सर बोलिए सर एक बार सुन लीजिए सर। बोलिए बोलिए। सर अगर R3 को अगर हम R1 प्लस R2 करते तब भी तो हो सकता है ना सर। R3 को R1 प्लस R2, हाँ सर। तो फिर तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, उसके बाद नहीं सर, सर ठीक ही है सर, वो हम गलती से सर बोल दिया R1 प्लस R3 1 प्लस 0 करके ना कमाल कर दिए, 0 है ना। नहीं होता। नहीं सर ठीक है सर, ठीक है वैसा ही किया है सर, वैसा ही किया है। हाँ सर, हाँ सर, ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना? 2, दैट विल बी इक्वल्स टू रैंक। तो रैंक कितना आएगा? 2। हम यही बात बोल रहे थे ना कि अगर आना होगा तो अपने 0 आ जाएगा, आपको लाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना, किसी किसी जगह पे एडजस्ट किए थे कि एक भी 0 नहीं, एक 0 फिर 2 0, मगर ये खुद से ऐसे अरेंज हो गया, एक भी 0 नहीं, एक 0 फिर 3 0। समझ में आ रहा है बात? ठीक है,
सर एक मैट्रिक्स का एक ही इक्विलिब्रियम फॉर्म हो सकता है। सर हम सिर्फ R3 पे चेंज किए थे 2 बार, तो सर गलत होगा या सही है? कोई दिक्कत नहीं है, इसका रैंक 2 ही आएगा। कुछ हाँ, भी आ सकता है इक्विवेलेंट फॉर्म मतलब में, सर नंबर गलत हो गया कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हैं। हाँ देखिए नेक्स्ट पार्ट, सर रैंक। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, किसी एक मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकालते हैं हम लोग, रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहला प्रोसेस रैंक, जिसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक है, जैसे डेंसिटी को फिजिक्स में डिनोट करते हैं ना रो से, आर एच, यस रहो रहो रहो, आर यस एच सर। रहो, ठीक है, यही नोटेशन होता है रैंक का मैथमेटिक्स में। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नॉन जीरो, ये तो पढ़े, नॉन जीरो रोज इन इट्स इकेलॉन फॉर्म, इन इट्स इकेलॉन फॉर्म। ये पहला चीज हो गया, पहला स्टेप हो गया डिटर्मिनेशन का। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप ये होता है कि रैंक is equals to order of matrix, rank is equals to order of matrix if determinant of A of order n cross n will not equal to 0। अगर किसी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स जो कि n क्रॉस n ऑर्डर का है, उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसका जो रैंक होगा वो उसके ऑर्डर के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई एक मैट्रिक्स A दिया और ए दिया हुआ है 1 2 1 2 1 3 2 2 1, ऐसा हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। तो 1 टाइम 1 माइनस 6 माइनस 5, माइनस 2 टाइम 2 माइनस 6 माइनस 4 और माइनस 2 8 हो गया। फिर 1 टाइम 4 माइनस 2 4 माइनस 2 2 4 माइनस 2 तो 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया अपने पास, 10 में से 5 गया 5, कितना है हमको मतलब नहीं, बस नॉट इक्वल टू 0। तो क्योंकि इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 था ना, रैंक 3 हो जाएगा। ऑर्डर इज 3 क्रॉस 3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर रैंक हम लोग क्या बोलेंगे कि रैंक इज इक्वल्स टू 3, खत्म। 3 ठीक है, बोलिए रैंक निकालने का सबसे आसान तरीका है, हाँ सर यही वाला बढ़िया। यही वाला लगाएंगे। मगर आप ये सोचिए कि बाय द वे आपके पास मैट्रिक्स अगर स्क्वायर नहीं दिया तो आप क्या करेंगे। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दिया है और फिर भी रैंक पूछ रहा है, तो क्या आप इस मेथड से बना सकते हैं? यस सर। नो सर, डिटरमिनेंट स्क्वायर सुनेगा समझेगा No, तब ना, sir. कुछ सारे बतवे में हाँ यस सर करते रहता है, डिटरमिनेंट ही नहीं निकलेगा। तब वही ना, डिटरमिनेंट मिनाल नहीं निकला। समझ में आ रहा है। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, कभी भी जो मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं होता है उसका डिटरमिनेंट वैल्यू नहीं निकलता है। ठीक है, ये आज हम लोग को नया जानकारी मिला। हम लोग सर हम लिखते भी है ना सर, इसलिए दो तरफ का सुने ना, तो दिमाग हम भी लिखते हैं सर, हम पूरा भी तक अभी लिख तो लिख रहे हैं। दिमाग शांत है, कोई बात नहीं, कोई बात यस सर, मैं भी लिख रहा हूँ। नहीं। चलिए देखिए, बाद में लिखने यहाँ पे से हम लोग क्या अभी बोले कि अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका रैंक पूछा गया, बाय द वे उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉन जीरो आता है, तो जितना उस स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा एग्जैक्टली उतना ही डिटरमिनेंट होगा, एग्जैक्टली उतना ही डिटरमिनेंट होगा। मगर ये बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि दिस मेथड using determinant to find rank applicable only for square matrices, ठीक है, is applicable only for square matrices, समझ में आया। ये मेथड हल्का है मगर केवल किसके लिए एप्लीकेबल है, जब मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब एप्लीकेबल है। ठीक है, ये चीज। अच्छा, अब ये क्या है, तो अभी अभी हम एक बात अधूरा छोड़ के गए थे, याद है आपको, या ऑर्डर क्या था 3 क्रॉस 4। हाँ सर, हाँ 3 क्रॉस 4, 3 क्रॉस 4 होने का मतलब है नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है मगर फिर भी इसका रैंक निकाले ना हम लोग। ठीक है, इसलिए हम आपको उस समय ध्यान ही नहीं दिलवाए थे, हम आपको उस समय ध्यान ही नहीं देने बोले थे, ना ही हम ये बात उठाए थे उस समय जब आप कैलकुलेशन कर रहे थे। हम आपको दिखाना चाहते थे कि आपके सामने एक क्वेश्चन है, व्हाटएवर जो भी क्वेश्चन है, हम इकेलॉन फॉर्म से उसका रैंक आराम से निकाल सकते हैं, बस थोड़ा लेंदी होगा मगर हम आराम से निकाल सकते हैं, उसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है।
कहने का मतलब ये हुआ कि इकेलॉन फॉर्म यूज करके आप रैंक कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यूजिंग इकेलॉन फॉर्म we can calculate rank of matrix. We can calculate rank of matrix whether the matrix square or not, whether the matrix square और रेक्टेंगुलर नाम दे रहे हैं, नॉट नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। चाहे वो मैट्रिक्स मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, इकेलॉन फॉर्म के बेसिस पे जो सीखे हैं रैंक का कैलकुलेशन वो हम हमेशा कर सकते हैं। यानी कोई भी मैट्रिक्स दिया इकेलॉन फॉर्म से हम उसका रैंक कैलकुलेट कर सकते हैं। मगर बाय द वे अगर मेरे पास स्क्वायर मैट्रिक्स दिया तो मेरा सजेशन कभी नहीं होगा इकेलॉन फॉर्म, क्योंकि ये लेंदी होता है हमेशा। वैसे केस में आप किसको यूज करें? डिटरमिनेंट फॉर्म को यूज करें। समझ गए किसको यूज करना है? यस यस सर। अब तीसरा बात आ रहा है, डिटरमिनेंट में थोड़ा लिमिटेशन लगेगा, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n is equals to 0, then find determinant of submatrix of order n-1 cross n-1. If any one not equal to 0, then वैसे केस में जो ऑर्डर होगा that will be equals to, ऑर्डर जो होगा that is equals to n-1. क्या बोला ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट बोला कि अगर कोई एक मैट्रिक्स आपके सामने प्रोवाइडेड है, ये स्टेटमेंट कह रहा है अगर कोई एक मैट्रिक्स n क्रॉस n ऑर्डर का प्रोवाइडेड है, आप पहले उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट 0 आ गया, अगर वो डिटरमिनेंट आपका 0 आ गया, तो वैसे केस में आप क्या करेंगे? सब मैट्रिक्स निकालेंगे। और सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है पता है? माइनर। सर माइनर यस सर। सब मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? माइनर। तो जब आप माइनर कैलकुलेट करेंगे तो वो कितने ऑर्डर का होगा? n-1 क्रॉस n-1। सोच के देखिए, यस 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स के एक एलिमेंट का जो 2 होता है, माइनर होता है 2 क्रॉस 2 होता है। 2 + 2 यस। तो n-1 क्रॉस n-1, अगर एक भी माइनर का डिटरमिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गया, वैसे केस में हम बोलेंगे कि रैंक जो होगा, उस समय हम क्या बोलेंगे कि जो रैंक होगा equals to n-1। समझ में आ रहा है बात कैसे कैलकुलेट करेंगे? यस सर। देखिए एग्जांपल के लिए मान लीजिए ए बोल के कोई एक मैट्रिक्स दे दिया, यहाँ लिख दिया 0 1 2 और यहाँ पे लिख दिया 1 -1 3 और यहाँ पे लिख दिया 2 -2 और 6। आपको इतना पता चल रहा है कि जो R3 है दैट विल बी 2 R2। यस सर। अच्छा तो 0 होगा हम ये डिटरमिनेंट। कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट जो होगा ए का वो 0 होगा, सही है। यस सर। जस्ट एक क्वेश्चन Yes, sir, बनाना चाहते हैं इसलिए proportion 0 ले लिए। जरूरी नहीं है कि आप प्रॉपर्टी से ही बनाए, आप एक्सपेंड कीजिएगा तो भी तो पता चल जाएगा कि वो 0 आ रहा है। ये 0 आया तो अब क्या करेंगे? प्रोसीड कीजिए। फाइंड माइनर कितने ऑर्डर का? ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। ये 3 क्रॉस 3 था, एक यूनिट कम किए 2 क्रॉस 2 आया, ठीक है। अब 2 क्रॉस 2 का जब हम माइनर कैलकुलेट करेंगे तो उसमें से एक माइनर अगर M11 निकाले तो वो आएगा कितना? -1 3 -2 6। -2 6। वैल्यू बोलिए कितना आ रहा है? -0 आ रहा है। 0 आ रहा है। तो दूसरे माइनर पे जाएंगे M12। जब M12 निकालेंगे तो ये कितना आएगा? 1326। 6 - 6 0 ये भी 0 आएगा। आएगा। अब तीसरा माइनर निकालेंगे M13, ये कितना आएगा? -2 + 2 0। 1 0 0 2 -2, ये भी 0 आया। सब 0 आएगा। निकालना है जब तक नॉन जीरो नहीं आ जाए। अब इसके बाद M23 चाहिए। M23 सॉरी डिटरमिनेंट 6 - 6 तो ये + भी 4 0 आ 10। रहा 23 बोल रहे हैं। 23 ये है 23। 4 2 3 से कब निकालना है? सर 0 6 2 4। सर -2 आ रहा है सर। -2 आ रहा है। यस -2 आ रहा है। यस सर -2। -2 हमको दिखाना था नॉट इक्वल टू 0, इसलिए हम इसको पकड़ लिए सीधा, ठीक है।
अब सबको कंटिन्यू निकाल के क्या फायदा, 3 तो 0 देखे ना। तो अब हमको क्या करना है कि तब तक सारा माइनर निकालना है जब तक नॉन जीरो ना आ जाए, या कोई एक भी अगर आपको हिट कर गया कि ये नॉन जीरो है, बस वही निकाल के दिखा दीजिए। एक माइनर कितने ऑर्डर का, 2 क्रॉस 2 क्या है, नॉन जीरो है। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए, 2 रैंक ऑफ सर 2 होगा सर। ए कितने के बराबर, 2 के बराबर। 2 2 हो जाएगा। अगर बाय द वे 9 का 9 पूरा का पूरा माइनर 0 0 0 आ गया, 9 माइनर होगा, सब 0 आ गया, वैसे केस में क्या करेंगे, 1 क्रॉस 1 निकालेंगे, यानी एलिमेंट देखेंगे। अगर एक भी एलिमेंट मेरे पास नॉन जीरो है तो उस समय रैंक कितना होगा, 1 होगा। 3 क्रॉस 3 अगर 0 हो गया, 2 क्रॉस 2 पे जाएंगे। अगर 2 क्रॉस 2 वाला सब 0 हो गया, 1 क्रॉस 1 पे जाएंगे। अगर 1 क्रॉस 1 में एक भी नॉन जीरो मिल गया तो इसका रैंक कितना होगा, 1 होगा। अगर 2 क्रॉस 2 में एक भी नॉन जीरो मिल गया तो उसका रैंक क्या होगा, 2 होगा। अगर पूरे मैट्रिक्स का जो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है, अगर उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया, वो उसका रैंक होगा। यानी रैंक का मतलब ये हुआ कि जिस किसी भी ऑर्डर पे नॉट इक्वल टू जीरो होगा, द हाईएस्ट ऑर्डर where the determinant of the matrix or sub matrix will not equal to 0 will always equals to the rank of matrix। बात समझ में आया? नहीं, यस सर। ठीक, यस सर। नो सर ऊपर से गया। नहीं ये यस सर आ गया समझ। हाँ, बाउंसर। सर 1 क्रॉस 1 भी 0 हो गया। ऋषिकेश अगर 4 क्रॉस 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और बाय द वे इसका डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तो प्रोसीड करेंगे कहाँ, 3 क्रॉस 3 पे। 3 क्रॉस 3 का मान लीजिए ढेर सारा वैल्यू है, अगर सब का सब 0 आ गया, ऑल 0, 2 क्रॉस 2 सर 2 क्रॉस 2 पे जाएंगे सर। 2 क्रॉस 2 पे। 2 क्रॉस 2 में if anyone is non zero, if then rank anyone is is 2 non zero, जितना भी होगा उसमें से अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, बोलिए रैंक क्या होगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा सर। आप ऋषिकेश ध्यान दीजिए, जिस जगह पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होता है, जितने ऑर्डर पे डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉन जीरो होता है, दैट इज डिक्लेयर्ड एज रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अभी समझे क्या? यस सर। यस सर। चलिए, ये था अपने पास रैंक से रिलेटेड डिस्कशन। अब थोड़ा 1 मिनट के लिए हम ऑगमेंटेड फॉर्म बता दें, काम खत्म किया जाए, ठीक है। augmented form of system of equation, ठीक है। augmented form of system of equation। अब ये क्या होता है, मान लीजिए a1x plus b1y plus c1z is equals to d1 दिया, फिर a2x plus b2y plus c2z is equals to d3 दिया, फिर a3x plus b3y plus c3z is equals to d3 दिया। ऐसे केस में अगर आपसे पूछे हम कि मैट्रिक्स ए क्या होगा, तो आप बोलिएगा सर a1 a2 a3, फिर b1 b2 b3 और c1 c2 c3 होगा। अगर हम इसी के साथ यहाँ पे एक एसपीएम ले ले, एसपीएम मतलब सेमी परमिएबल ऑस्मोटिक प्रेशर, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उससे सेपरेट कर दे d1 d2 d3 को, बोलिए कितना मैट्रिक्स दिख रहा है आपको? 4/5 एक मैट्रिक्स दिख रहा है। कितना मैट्रिक्स दिख रहा है? एक मैट्रिक्स दिख रहा है। एक और सोच के बोलिए ये मैट्रिक्स D2 कैसे चला दी? ये मैट्रिक्स स्क्वायर है या रेक्टेंगुलर है? रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर तो वहां पर D2 कैसे होगा सर? D3 तो यस सर, D3 ना होगा। हाँ D3। अच्छा D2, प्रिंटिंग मिस्टेक। हाँ वही हुआ था, प्रिंटिंग मिस्टेक। देखिए ये था अपने पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इसके बेसिस पे, खैर इसी को बोलते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म, ठीक है, इसी को कहते हैं ऑगमेंटेड फॉर्म ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब इसका क्या यूज है, यहां से आप फाइंड कर सकते हैं रैंक, यूजिंग कौन सा मेथड? ऑगमेंटेड फॉर्म सर फर्स्ट वाला सर, इक्लोन फॉर्म, यूजिंग हाँ इक्लोन फॉर्म। आप इसको यूज करके यहाँ से रैंक निकाल सकते हैं, समझ गए? ऑगमेंटेड मतलब
अब आपके पास जो आया, तो जब आप कीजिएगा ना R1 चेंजेस टू, तो R1 में बताइए तो कितना एलिमेंट दिख रहा है आपको? चार है। चार है। चार है। 4 एलिमेंट है, ठीक है। और C1 में कितना एलिमेंट दिख रहा है आपको? कॉलम 1 में 3 3 है। 3 3 एलिमेंट। इसका अगर आपसे कोई पूछ दे कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगा, क्या आंसर दीजिएगा? सर नहीं Not निकाल defined. सकते, नॉट पॉसिबल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स Rectangular matrix. रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर है, बहुत बढ़िया, ठीक है, Rectangular. क्योंकि ये रेक्टेंगुलर है, एकदम ठीक, ठीक है। अच्छा, और हम 1 मिनट खोज लें कि हम क्या छोड़ रहे हैं, हमको लग रहा है ध्यान। यहाँ से आप रैंक निकाल सकते हैं ना, रैंक निकालने का तरीका तो सीख लिया हम लोग, Yes, sir. ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और उसके बेसिस पे कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। यस सर, वहां से रैंक कैलकुलेशन करेंगे। चलिए देखिए, अब इमेज पे डिस्कस कर, बाकी अगर कुछ बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ज्यादा बड़ा बात नहीं, ठीक है। देखिए, हम लोग अभी रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स पे बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो मान लीजिए जैसे कोई एक मैट्रिक्स आपको प्रोवाइडेड है, तो मैट्रिक्स जब कभी भी आपको देगा तो कुछ इस तरीके से देगा कि समथिंग एक मैट्रिक्स ए है और ये लिखा हुआ है x 0 और यहाँ लिखा है 0 y, ठीक है, 0 y। तो इसको आप एक्सप्रेस ऐसे कर सकते हैं ना कि x दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स और प्लस 0 इंटू वाई, और दूसरा आप y को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, लिख सकते हैं ना। यस सर। ये भी खुद से चलने लगा, देख लीजिए एक बार लिखने का तरीका केवल देख लीजिए, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब इतना लिखने के बाद क्या बोल रहे थे यहाँ 1 इंटू वाई। अगर हम आपसे ये बोले कि ये जो एक्स वाई है इसको और इधर राइट साइड वाले पूरे के पूरे मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कीजिए, तो आप बोलिएगा देखिए सर, आप यहाँ पे x को जो रिप्रेजेंट किए हैं तो आप मान लीजिए ये x डैश है और ये y डैश है, क्योंकि दो जगह x एक साथ नहीं हो सकता। हम बोले ठीक है, तो x डैश इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। तो अब आप कह सकते हैं कि जो x डैश और y डैश का एक मैट्रिक्स बनेगा दैट विल बी इक्वल्स टू द मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इसके साथ में यहाँ एक्स वाई आएगा। चेक कीजिए, सही है? यस सर। करके चेक कीजिए, यस सर, 1 0 0 1 कीजिए, चेक कीजिए। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया मेरे पास ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, और इसका इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कोई बताएगा? सर 0 की जगह 1 हो जाएगा, 1 की जगह 0 हो जाएगा। सर 0 1 1 0 से सो 1 0 0 1 सर -1 कैसे हुआ? फोर्थ में y नेगेटिव होता है ना। x1 है, ठीक है सर, 1 0 0 1 -1 पॉजिटिव और पॉजिटिव। यस सर। अगर हम बोले इमेज विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो ये फोर्थ जाएगा तो x प्लस रहेगा और y माइनस रहेगा। यस सर। तो x वाला पार्ट मेरा पॉजिटिव Yes, रह गया, y वाला नेगेटिव हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई। वैल्यू बोलिए, इसका सॉल्व करके वैल्यू बोलिए सर x सर x और x माइनस y से 0 minus y माइनस y और 0 तो x माइनस 1 y आएगा। 0 x -1 यस सर, माइनस y। yes sir x पॉजिटिव और y नेगेटिव दिखा, यस हाँ सर। sir और x पॉजिटिव y नेगेटिव कहाँ होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट, वहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई आपसे ये बोल दे कि इमेज, देख रहे हो ऑब्जेक्ट कौन है, इमेज विथ रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, आंसर बोलिए क्या होगा? सर दोनों नेगेटिव इसका इमेज देख रहे हैं ना, इसका इमेज बात कर रहे हैं, सर x नेगेटिव y पॉजिटिव। तो क्या -1 0 नहीं। 0 1 होगा? यस सर। ठीक है, x नेगेटिव, अरे भाई यहाँ यस सर। मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, फर्स्ट रो विद द फर्स्ट कॉलम, तो -x प्लस माइनस x 0 y और 0x प्लस y होगा। 0 x 1 y। x कैसा दिखा? नेगेटिव, और y कैसा दिखा? पॉजिटिव। पॉजिटिव x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट को है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। x नेगेटिव और y पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही ना जाएंगे। अगर हमसे ये बोल रहा है कि देखो तुम्हारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये कौन है? ऑब्जेक्ट है।
तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस ये मेरा इमेज होगा, ठीक है। यस और Yes, बाय द वे अगर वो राइट हैंड साइड वाला ऑब्जेक्ट है और विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस पूछेगा तो इमेज इधर ना बनेगा, माइनस और प्लस, yes sir, हाँ ये इमेज y axis. समझ में आ रहा है। यस सर अब अगर आपसे ये पूछा कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ लाइन y इक्वल्स टू x तो क्या होगा, सेम 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 हाँ, यही चीज यहां से निकला फिर से, ठीक है। उसी चीज का एक ही जगह से क्वेश्चन ही आता है तो उसी पे ध्यान रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट ही देता है और फिर पूछता है, और इसको समझिएगा तो सब समझिएगा। पूछ रहे हैं क्या, इमेज इमेज विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर y इक्वल्स टू x, तब क्या होगा, Same सोचिए quadrant में रहेगा. y x बन जाएगा, x y बन जाएगा, सही बोले। वाई एक्स और एक्स वाई, यस सर यस सर। Yes तो sir. इमेज जो होगा, सोचिए जो 1 0 था वो 0 1 बनेगा। 1001, यस सर Yes. ठीक बात। देखिए आदमी को अभी भी चिंता है, तो एक्स वाई था वो वाई एक्स बनेगा, यस सर। तो 1 0 क्या बनेगा, 0 1, और नीचे 0 1 क्या बनेगा, 1 0 1 0, ठीक है। क्या बनेगा 1 0, 1 समझे 0, क्या, हाँ Yes. सर। ठीक है। चलिए इसके साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए ना, जब भी आपको XY. चेकिंग करना हो कर लीजिए, एकदम तुरंत मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, प्लस वाई और यहाँ 0 पे y 1 इंटू एक्स और प्लस 0 वाई, और ये किसके बराबर था, दिस पार्ट विल बी इक्वल्स टू एक्स डैश एंड वाई डैश, इट इज द इमेज, इट इज द इमेज। यस सर। तो एक्स डैश किसके बराबर, वाई ना, और वाई डैश किसके बराबर, एक्स। x के बराबर. Yes sir. यहां से आपको दिखा कि जो नया x होगा वो y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, और जो नया y होगा वो x कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। यही तो रूल रेगुलेशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x, दोनों क्या होता है, इंटरचेंज कर जाता है। समझ में आया बात, यस सर समझ। तीन ही चीज पूछता है, विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू लाइन मिरर y इक्वल्स टू x। अब अगर आपका ऑब्जेक्ट चेंज कर दे तो आप बाकी सारा चीज समझ सकते हैं कि कैसे हमको कन्वर्ट करना है, कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा, यस सर। ठीक है। तो घर पे एक बार है ना ट्राई कर लीजिएगा, अपने से कुछ भी लिख लीजिएगा, मगर x कोऑर्डिनेट है तो यहाँ 0 होगा ही, y कोऑर्डिनेट है तो यहाँ पे 0 होगा ही, बाकी आप कुछ भी लिख लीजिए, किसी भी लाइन के रिस्पेक्ट में निकाल के देख लीजिए। अगर आपको कोई दिक्कत होता है तो नेक्स्ट क्लास में उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स में एक फॉर्म अभी भी है ना छूटा हुआ है, एक तो सिस्टम क्ले ऑफ हैमिल्टन थ्योरम. सिस्टम ऑफ इक्वेशन, वो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी था ना, कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, नहीं इसका सर कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी, हाँ सर हो वो गया. इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ट्राइबल सॉल्यूशन, नॉन ट्राइबल सॉल्यूशन, हो हाँ, चुका सर. है। यस सर वो हो हो गया गया. है। रैंक का उससे एक छोटा सा रिलेशन होता है, ठीक है, 22 हो गया है तो अभी तो छोड़ना पड़ेगा। रैंक का उसके साथ एक रिलेशन होता है, वो बचा है, और एक लैम्डा का टर्म होता है डिटरमिनेंट में, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं उसको, ठीक है। वो दो पार्ट हम लोग है ना अगले क्लास में कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग आईटीएफ में बढ़ेंगे। बहुत छोटा छोटा है दोनों, मगर बाय द वे अगर कोई फंस गया तो हमको लंबा एक्सप्लेनेशन देना होगा, तो नेक्स्ट क्लास में उसको कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये दो चीज, हम आपको कोई पार्ट नहीं छोड़ना चाहते हैं। आज जो भी पढ़ाएं इसमें रैंक जो है ये मेन का चीज है, रिफ्लेक्शन मेन का चीज है, और इसके बाद जो पढ़ाएंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, और उसके साथ में रैंक के बेसिस पे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो कंडीशन ऑफ कंसिस्टेंसी होता है वो सीधा एडवांस का पार्ट है, मेन से लेना देना नहीं होता उसको, ठीक है। तो वो बच गया, नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे, ठीक है, कुछ भी छोड़ना नहीं है, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाएगा। हाँ चलिए ठीक है, 3